चैप्टर नंबर 5 द प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में, ठीक है। जिसका पहला टॉपिक मैंने आपको करवाया था। उस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से समाज में जो प्रिंटिंग थी वो छपना शुरू हो गई थी, लोगों ने बुक्स को अपना लिया था, लोग फ्री टाइम में बुक्स को पढ़ना पसंद करते थे और किस प्रकार की जो बुक्स थी वो समाज में छपने लग गई थी। उसमें से मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दी थी कि बुक्स किस प्रकार की होती थी। तो उनमें से कुछ ऐसी बुक्स थी जो विमेन को लेकर थी, कुछ बुक्स ऐसी थी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल को लेकर थी, कुछ कैलकुलेशन को लेकर थी, कुछ बुक्स ऐसी थी जो कि फ्लावर अरेंजमेंट को लेकर थी और कुछ बुक्स ऐसी थी जो कुकिंग को और फेमस प्लेसेस को लेकर होती थी, जिससे कि समाज में होने वाली हर गतिविधि के बारे में लोगों को जानकारी मिलती थी, उनके आइडियाज भी आगे पब्लिश होते थे। आज जो है इसका टॉपिक नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, प्रिंट कम्स टू यूरोप। तो जो प्रिंटिंग थी वो यूरोप में किस प्रकार से आई उसके बारे में जानेंगे। हम सब जानते हैं 4 centuries silk and spice for China followed into Europe through Silk Route। कि सदियों से चाइना जो है सिल्क रूट के द्वारा सिल्क और स्पाइसेस मसाले वगैरह यूरोप के अंदर भेजता रहा है। अगर बात की जाए इन 11th सेंचुरी की, 11वीं शताब्दी की बात की जाए, चाइनीज पेपर रीच्ड यूरोप बाया सेम रूट। चाइना ने इसी रूट के द्वारा चाइनीज पेपर जो था वो यूरोप में भेजा। मार्को पोलो went China to explore about print। मार्को पोलो जो कि यूरोपियन था वो चाइना गया ये देखने के लिए कि चाइना वाले किस प्रकार से जो बुक्स है उनकी प्रिंटिंग करते हैं और किस प्रकार का पेपर यूज करते हैं और उनकी जो प्रिंटिंग होती है वो कैसे होती है। लेकिन इन 1295 when Marco Polo returned Italy, जब मार्को पोलो 1295 के अंदर वापिस इटली आए तब then Italians started production books with the help of wood blocks। उन्होंने क्या किया, वुड ब्लॉक की हेल्प से इटली के अंदर इटालियन भाषा की बुक्स जो है छापकर उनका प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। किसकी हेल्प से? वुड ब्लॉक्स की हेल्प से। वुड ब्लॉक्स के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक लकड़ी की डाई होती थी जिस पर इंक डालकर रबिंग पेपर से छपाई की जाती थी। ठीक उसी टेक्निक का इस्तेमाल करके मार्को पोलो ने 1295 के अंदर इटली के अंदर इटालियन भाषा की जो बुक्स है वो छाप कर उनका प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। लेकिन स्टिल लग्जरी एडिशंस वर हैंड रिटन। अभी भी जो थे लग्जरी एडिशन थे, महंगे वाले एडिशन जो थे वो हैंड रिटन ही होते थे और बहुत ही एक्सपेंसिव मटेरियल पर लिखे जाते थे जिसको बोलते थे वेलम। वेलम का मतलब था एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा वस्तु जो बहुत ही महंगा होगा जिसपे हैंड राइटिंग मतलब हस्तलेख आपको एविडेंस मिलेंगे। मर्चेंट एंड स्टूडेंट्स, मर्चेंट और स्टूडेंट्स जो थे वो बॉट द चीपर प्रिंटेड बुक्स। अभी भी सस्ती किताबों का ही बुक्स का इस्तेमाल करते थे क्योंकि ये उन्हें रूटीन में डेली वर्क में यूज करनी पड़ती थी। एज डिमांड फॉर द बुक्स इंक्रीज, और जिस प्रकार से किताबों की डिमांड बढ़ रही थी उसी प्रकार बुक सेलर्स ऑल ओवर यूरोप स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग बुक्स टू डिफरेंट कंट्री। अब यूरोप के जो बुक सेलर्स थे उन्होंने बुक्स को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया बाहर वाली कंट्रियों में भी, जिस प्रकार से लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही थी। स्क्राइबर्स और स्किल्ड हैंड राइटर्स वर एम्प्लॉयड बाय बुक सेलर्स। इनको स्क्राइबर्स बोल दीजिए या स्किल्ड हैंड राइटिंग जो करते थे लोग, इनको दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हो। इनको बुक सेलर्स ने अपनी शॉप में एम्प्लॉय एज ए कर्मचारी रखना शुरू कर दिया था क्योंकि ये उनसे बहुत अच्छी तरह की
जो हैंडराइटिंग, जो अपनी लिपि थी, जो कुछ अच्छा लिखना चाहते थे लिखवाते थे और बाद में उसे अच्छे दाम पे मार्केट में बेच देते थे, क्योंकि कहीं न कहीं ये मानना था जो बुक्स जितनी अच्छी लिखी जाएगी, जिसका मटेरियल जितना अच्छा होगा, मार्केट में उसकी डिमांड उतनी ही होगी। लेकिन but the production of handwritten manuscripts could not satisfy the ever increasing demand for the books। जो हाथ से लिखी हुई किताबें थी वो लोगों को सेटिस्फाइड, संतुष्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उन किताबों की जो डिमांड थी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और उनकी डिमांड पूरी ना होने का कारण ये था कि द बुक्स प्रोडक्शन ऑफ हैंड राइटन मैन्युस्क्रिप्ट वाज एक्सपेंसिव। ये जो किताबें थी एक तो हैंड रिटन होने के कारण बहुत महंगी थी और दूसरी टाइम कंज्यूमिंग, इनको लिखने में भी टाइम लगता था। तीसरा था लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब होता है लेबोरियस। बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स कुड नॉट satisfy the ever increasing demand for the books। और जो हाथ से लिखे हुए संदर्भ थे, हाथ से लिखी हुई जो किताबें थी वो लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रही थी। उसका एक कारण था। वो कारण क्या था कि लोगों की जो पढ़ने की डिमांड थी, बुक्स खरीदने की जो डिमांड थी वो दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। लेकिन जो हाथ से लिखी हुई किताबें थी, the books production of handwritten manuscripts was expensive, time consuming and laborious। मतलब ये जो किताबें थी ये क्या थी, एक तो महंगी बहुत होती थी, दूसरी चीज टाइम कंज्यूमिंग थी, बस इनको लिखने में टाइम बहुत लगता था, और तीसरा ये बहुत मेहनत का काम था, जिसके कारण इनकी डिमांड तो बहुत ज्यादा थी लेकिन इनकी जो एक्सपोर्टिंग थी, जो इनको प्रोडक्शन थी हाउस था, उनको बहुत कम बना रहा था, क्योंकि हाथ से लिखने में और वुड ब्लॉक में लिखने में बहुत ज्यादा फर्क था। इन 15th सेंचुरी, अगर अर्लीस्ट 15th सेंचुरी की बात करें तो वुड ब्लॉक्स वर वाइडली बीइंग यूज्ड ऑल ओवर यूरोप टू प्रिंट। जो वुड ब्लॉक्स था उसका प्रयोग किया जा रहा था पूरे यूरोप के अंदर छपाई के लिए। तो इसी का प्रयोग करके वो टेक्सटाइल्स, प्लेइंग कार्ड्स, रिलीजियस पिक्चर्स, वो टेक्सटाइल जो होती थी, वो बुक्स जो होती थी, वो खेलने के लिए कार्ड्स वगैरह होते हैं, पत्ते जिसको बोलते हैं ताश के पत्ते, वो चीजें और तरह तरह की जो धार्मिक बुक्स वगैरह थी, जो पिक्चर्स थी, वो छापते थे। देयर was clearly a need for the quicker and the cheaper production to tax। ये हमें यहाँ पे साफ साफ बता देता है कि जो लोग सस्ती किताबें चाहते थे और जल्दी जिनकी डिमांड होती थी कि उनको जल्दी जल्दी नया संदर्भ मिले, नई बुक्स मिले, उनके लिए ये बहुत अच्छा था। तो ये सीधी सीधी बात थी कि जो वुड ब्लॉक था वो आगे बढ़ता जा रहा था कंपैरेटिवली किसके, हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स के, क्योंकि एक तो ये जल्दी मिल जाती थी लोगों को, ताकि लोगों की जो डिमांड है वो पूरी हो जाती, और दूसरा ये सस्ती भी होती थी। From Germany, Johann Gutenberg was a mastermind goldsmith। जो गुटेनबर्ग थे जर्मनी के, वो एक मास्टरमाइंड सुनार थे, गोल्डस्मिथ बोलते हैं जिसको, सुनार को बोलते हैं। वो गहने बनाते थे। बचपन से ही उन्हें पत्थर पॉलिश करने का बहुत शौक रहा था और धीरे धीरे उन्होंने इसी को अपना प्रोफेशन बनाते हुए एक वो सुनार बन गए, गोल्डस्मिथ बन गए। लेकिन उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सबसे पहले built the first non printing press in 1430। 1430 के अंदर ये पहले इंसान थे जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस जो थी उसको बनाया था, उसकी इजाद की थी। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि हु मेड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, इट डेवलप्ड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस विच ईयर, तो आप देखेंगे जोहन गुटेनबर्ग 1430, 1430 के अंदर। गुटेनबर्ग एंड प्रिंटिंग प्रेस, गुटेनबर्ग और उनकी प्रिंटिंग प्रेस के बारे में जान लेते हैं कि क्या था और उनके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया।
He used to create leads, molds for the making trinkets for ladder of the alphabetic create molds by 1448. ये क्या करते थे, कोई भी गहना बनाने से पहले एक डाई तैयार करते थे, स्ट्रक्चर तैयार करते थे, जो कि आर्टिफिशियल टेम्परेरी होता था, कि उससे ये पता चलेगा कि जो एक्चुअल में वस्तु बनेगी, जो एक्चुअल में स्ट्रक्चर तैयार होगा वो कैसा होगा। मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर जो कि परफेक्टली बनाया जाए, उससे पहले उसका एक प्रारूप तैयार करते थे, उसके बाद उनको पता चल जाता था कि रियल में वो चीज कैसी बनेगी। तो उनके दिमाग में आइडिया आया, क्यों नहीं ये अल्फाबेटिकली जो है, अल्फाबेट है हमारे, उसकी डाई तैयार करें। तो इन्होंने क्या किया, अल्फाबेट की डाइज बनानी शुरू कर दी, उनके मॉडल्स बनाने शुरू कर दिए, जैसे कि ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग, डी का अलग, ऐसे करते करते ए से जेड तक इन्होंने सारे के सारे जो मॉडल्स थे वो तैयार कर लिए। कब तक? 1448 तक। मतलब 1448 तक इन्होंने इस काम को परफेक्टली अंजाम दे दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, गुटेनबर्ग परफेक्ट द सिस्टम ऑफ फर्स्ट प्रिंटेड बुक वाज बाइबल। जैसे ही सिस्टम परफेक्टली बन गया, इन्होंने सबसे पहले जो बुक छापी, उस बुक का नाम था बाइबल। इट टुक अराउंड 3 years टू प्रिंट 180 कॉपी ऑफ बाइबल। बाइबल बुक की 180 कॉपियां छापने के लिए गुटेनबर्ग को 3 साल का समय लगा। इन द 100 years between 1450 to 1550, मतलब 1450 से लेकर 1550, मतलब 100 सालों के अंदर क्या हुआ, प्रिंटिंग प्रेस वर बीइंग सेट अप इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप। जो यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज थी, उसके अंदर प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो सेटअप हो चुकी थी, लग चुकी थी। Printers from Germany traveled to other countries seeking work and had start new press. As the number of printing press increased, book production bloomed. अब हुआ क्या, जर्मनी से जो प्रिंटर थे वो ट्रैवल होते गए दूसरी कंट्री के अंदर। अब लोगों को काम मिलना शुरू हो गया था, बुक्स की जो डिमांड थी वो बढ़नी शुरू हो गई थी, बुक्स क्या थी वो इंक्रीज हो रही थी। किसके कारण? क्योंकि अब लोगों की जो नीड्स थी उसे पूरा करना आसान हो गया था। किसके द्वारा? प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा। जब प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा ये सब कुछ आसान हो गया था, तो जाहिर सी बात थी कि किताबों की जो तादाद थी वो बढ़ती जाएगी। किताबें बढ़ती गई, जिसके कारण क्या हुआ, प्रोडक्शन हाउस के अंदर जो बुक्स थी वो ब्लूम, मतलब उनका एक सैलाब सा आ गया, बहुत ज्यादा, कहते हैं कि समुद्र बन गया। अब हर तरफ आपको बुक्स मिलना आसान हो गया था, लोगों की जरूरतों के हिसाब से बुक्स उनको समय पे मिल जाती थी। इसी प्रकार अगर देखें, इन 15th century 20 million कॉपी ऑफ बुक्स, 15वीं शताब्दी में जहां पर 20 लाख कॉपियां होती थी, किसकी? प्रोडक्शन हाउस में लोगों के नीड्स के द्वारा। वहीं पे अब जो नीड थी वो इन 16th century के अंदर 2 million कॉपी ऑफ द बुक्स इन यूरोपियन मार्केट। अब यूरोपियन मार्केट में 20 लाख से ये डिमांड बढ़कर कितनी हो गई थी? 20 करोड़ हो गई थी। दिस शिफ्ट फॉर हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग, प्रिंट रेवोल्यूशन। जो ये शिफ्टिंग हुई 20 लाख से 20 करोड़ की, तो ये साफ साफ दर्शाती है हैंड प्रिंटिंग से मशीन मैकेनिकल प्रिंटिंग को, और इसी प्रिंटिंग को हम बोलते हैं प्रिंट रेवोल्यूशन। मतलब छपाने का जो आंदोलन था, रेवोल्यूशन था, वो किस प्रकार से चला। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा और ढंग से समझ आया होगा। मैं बार बार आपको कहता हूं, अगर आपको लगता है किसी और भी अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है या आपको समझ आ सकता है, तो प्लीज अपने सुझाव मेरे नंबर पर जरूर मुझे बताइएगा। मुझे आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है इसके बारे में। और जाते जाते आपसे फिर वही सवाल, कोरोना से बच के रहिए, आपकी लाइफ बहुत जरूरी है।
आपके सपनों के लिए और आपके अपनों के लिए। धन्यवाद। बाय बाय।